According to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma film. That's my position, Ranveer. आखिर क्यों आज भी लोगों के मन में ये सवाल जिंदा है कि करण जौहर का असली जेंडर क्या है? क्या सच में इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक ताकतवर इंसान की शख्सियत को लेकर बनाया गया मानसिक शोर है? नेपोटिज्म की बात होते ही सबसे पहला नाम करण जौहर का ही क्यों लिया जाता है? क्यों उनकी ज्यादातर फिल्मों में बार बार स्टार किड्स को ही मौका मिलता दिखाई देता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाका है या फिर बॉलीवुड के ताकत के ढांचे का खुला सच? और सबसे असहज कर देने वाला सवाल, क्या कभी ये आरोप सिर्फ अफवाह थे या वाकई किसी कलाकार को उनकी फिल्मों में काम पाने के लिए निजी रिश्ते बनाने का दबाव महसूस हुआ? बिना शादी के करण जौहर 2 बच्चों के पिता कैसे बने? क्या ये एक आधुनिक सोच का साहसी फैसला था या फिर इसके पीछे की सच्चाई वो है जिस पर आज भी खुलकर बात नहीं होती? दोस्तों, आज हम किसी नतीजे पर नहीं, सिर्फ उन सवालों पर बात करेंगे जो सालों से बॉलीवुड के गलियारों में गूंजते रहे हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सिनेमा से ज्यादा सुर्खियां खुद को लेकर बटोरी। कहानी शुरू होती है 25 मई 1972, मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर गली में कोई न कोई कहानी छुपी होती है। इसी शहर में जन्म हुआ करण जौहर का। उनके पिता यश जौहर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और धर्मा प्रोडक्शंस नाम की कंपनी चलाते थे। बाहर से देखने पर लगता है कि करण का बचपन बहुत आराम से बीता होगा, लेकिन असलियत इतनी आसान नहीं थी। घर में फिल्मी माहौल था, बड़े बड़े कलाकार आते जाते थे, लेकिन करण खुद को अक्सर अकेला महसूस करते थे। माँ हीरू जौहर बेटे को समझने की कोशिश करती थीं, लेकिन करण के मन की बातें ज्यादातर उसके अंदर ही रह जाती थीं। स्कूल के दिनों में करण बाकी बच्चों से थोड़ा अलग थे। उनका बोलने का तरीका, उनका पहनावा और उनका स्वभाव लोगों का ध्यान खींचता था। कई बार बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, जिससे करण और चुप हो जाते थे। उन्हें लगता था कि वे इस भीड़ में फिट नहीं बैठते। उसी उम्र में करण को यह समझ आने लगा था कि वे आम लड़कों जैसे नहीं हैं, और यही बात उन्हें अंदर से परेशान भी करती थी। वे ज्यादा भावुक थे और अपनी भावनाएं खुलकर दिखा देते थे, जो उस समय सही नहीं माना जाता था। करण को फिल्मों से बहुत लगाव था। वे एक्टिंग नहीं बल्कि कहानियां बनाना चाहते थे। उन्हें यह देखना अच्छा लगता था कि कैमरे के पीछे क्या होता है, कहानी कैसे बनती है और किरदार कैसे गढ़े जाते हैं। उनके पिता चाहते थे कि करण हीरो बने, लेकिन करण का मन डायरेक्शन में था। वे पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों को समझते रहे और अपने अंदर की दुनिया को मजबूत करते रहे। इस दौरान करण के मन में कई सवाल भी पैदा हुए। क्या वे खुद को दुनिया के सामने वैसे दिखा पाएंगे जैसे वे असल में हैं? क्या फिल्म इंडस्ट्री उन्हें अपनाएगी? क्या अलग होना उनकी कमजोरी बन जाएगा? ये सवाल उन्होंने किसी से नहीं पूछे, बस अपने अंदर ही दबा लिए। यही सवाल आगे चलकर उनकी सोच और उनके काम का हिस्सा बन गए। यही वो शुरुआती साल थे जहां करण जौहर धीरे धीरे समझ रहे थे कि उनकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन इसी मुश्किल बचपन ने उन्हें वो ताकत दी जिससे आगे चलकर वे बॉलीवुड की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक बने। करण जौहर की जिंदगी में सबसे बड़ा असर उनके पिता यश जौहर का था। यश जौहर बहुत ज्यादा बोलने वाले इंसान नहीं थे, लेकिन काम को लेकर बेहद सख्त थे। घर में प्यार था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि करण इस फिल्मी विरासत को आगे ले जाए। यश जौहर चाहते थे कि करण अभिनेता बने, क्योंकि उस दौर में हीरो बनना ही सबसे बड़ा सपना माना जाता था। लेकिन करण का मन कभी कैमरे के सामने नहीं लगा। उन्हें कैमरे के पीछे की दुनिया ज्यादा आकर्षित करती थी। उन्हें यह जानने की जिज्ञासा रहती थी कि कहानी कैसे बनती है, सीन कैसे सोचा जाता है और कलाकारों से वह भाव कैसे निकलवाया जाता है जो दर्शकों के दिल तक पहुंचे। कॉलेज के दिनों में करण ने खुद को फिल्मों के और करीब पाया। वे एक्टिंग क्लासेस से ज्यादा डायरेक्शन और राइटिंग पर ध्यान देने लगे। इसी दौरान उन्होंने टीवी पर भी छोटा सा काम किया ताकि इंडस्ट्री को अंदर से समझ सकें। करण को धीरे धीरे यह एहसास हो गया था कि फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही कठोर भी है।
यहाँ रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते और टूटते हैं। शायद यही वजह थी कि करण ने बहुत कम लोगों पर भरोसा करना सीखा। 1995 में करण जौहर को यशराज फिल्म्स में काम करने का मौका मिला। ये मौका यूं ही नहीं मिला। यश जौहर और यश चोपड़ा की पुरानी दोस्ती इसमें काम आई। यहीं से पहली बार नेपोटिज्म का सवाल धीरे धीरे करण के नाम से जुड़ने लगा। हालांकि उस समय करण सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसी फिल्म के सेट पर करण की मुलाकात शाहरुख खान से हुई। ये मुलाकात आगे चलकर एक गहरी दोस्ती में बदल गई। शाहरुख ने करण को समझा, सुना और भरोसा दिया, जो करण को उस समय बहुत जरूरी था। यहीं से करण जौहर की जिंदगी की दिशा बदलने लगी। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, सही लोगों के साथ होना भी उतना ही जरूरी है। करण ने यह बात जल्दी सीख ली। वे शांत रहते थे, सुनते ज्यादा थे और बोलते कम, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत ध्यान से सब कुछ समझ रहे थे। कौन किसका है, कौन किससे जुड़ा है और किसके पास कितनी ताकत है। 1998 में करण जौहर ने अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है बनाई। यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई बल्कि सुपरहिट बन गई। एक ही फिल्म ने करण को सीधे बॉलीवुड के बड़े नामों की लिस्ट में खड़ा कर दिया। इस सफलता के साथ करण को पहचान भी मिली और ताकत भी। लेकिन यहीं से उनके बारे में सवाल भी उठने लगे। क्या यह सिर्फ टैलेंट था या सही लोगों का साथ? ये सवाल आगे चलकर और भी बड़ा बनने वाला था। कुछ कुछ होता है कि जबरदस्त कामयाबी के बाद करण जौहर अचानक सिर्फ एक निर्देशक नहीं रहे, बल्कि बॉलीवुड के सबसे असरदार लोगों में गिने जाने लगे। अब करण वही इंसान थे जिनके साथ बैठना, जिनके साथ फोटो खिंचवाना और जिनकी फिल्मों का हिस्सा बनना एक स्टेटस माना जाने लगा। यही वो दौर था जब करण जौहर का नाम पहली बार पावर सर्कल से जोड़ा गया। लोग कहने लगे कि बॉलीवुड में एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जहां कुछ खास लोग ही बार बार आगे बढ़ रहे हैं और करण उस ग्रुप के केंद्र में हैं। यहीं से नेपोटिज्म का सवाल साफ साफ उठने लगा। दर्शकों ने नोटिस किया कि करण की फिल्मों में ज्यादातर वही चेहरे दिख रहे हैं जो पहले से फिल्मी परिवारों से आते हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो, वरुण धवन हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो या आगे चलकर और भी नाम। अब यहाँ एक जरूरी सच समझना होगा। करण जौहर ने कभी यह बात छुपाई नहीं कि वे स्टार किड्स को मौका देते हैं। उन्होंने खुले मंच पर इंटरव्यू में यह कहा कि हाँ, मैं उन्हें लॉन्च करता हूं क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं, उन पर भरोसा करता हूं। यानी यह कोई छुपी हुई साजिश नहीं थी, बल्कि एक खुला फैसला था। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। सवाल यह है कि क्या इससे बाहर के लोगों के रास्ते बंद हो गए? इसका जवाब पूरी तरह काला या सफेद नहीं है। सच ये है कि करण की फिल्मों में आउटसाइडर्स को बहुत कम बड़े मौके मिले और यही बात दर्शकों को चुभती है। लोगों को लगता है कि जब एक इंसान के पास इतनी ताकत हो तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। यही वजह है कि नेपोटिज्म की बहस में सबसे पहले करण जौहर का नाम आता है, क्योंकि वे ताकतवर हैं और दिखाई देते हैं। अब आते हैं उस सबसे असहज सवाल पर। क्या किसी कलाकार को करण की फिल्मों में काम पाने के लिए निजी रिश्तों का दबाव झेलना पड़ा? इस सवाल पर आज तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। न किसी अभिनेता ने खुलकर ऐसा आरोप लगाया, न किसी केस में यह साबित हुआ। लेकिन यह भी सच है कि बॉलीवुड में फेवर, नजदीकी और गुड बुक्स जैसे शब्द आम हैं। यहाँ काम अक्सर भरोसे और रिश्तों से मिलता है। यही माहौल अफवाहों को जन्म देता है। करण जौहर का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वे ताकत के केंद्र में रहे हैं, न कि इसलिए कि कोई सच साबित हुआ हो। अब एक और सवाल, करण जौहर का जेंडर। सच यह है कि करण ने कभी अपनी निजी पहचान को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े पहनने का अंदाज और बोलने का तरीका लोगों को सवाल करने का मौका देता है। लेकिन यहाँ फर्क समझना जरूरी है, दिखावा और सच्चाई के बीच। किसी की पर्सनैलिटी उसके जेंडर का सबूत नहीं होती। ये सवाल ज्यादा समाज की सोच को दिखाता है, न कि करण की हकीकत को। जब करण की उम्र बढ़ने लगी और उनके दोस्त शादी करने लगे, तब सबसे बड़ा सवाल सामने आया।
करण जौहर शादी क्यों नहीं कर रहे? इस पर करण ने कभी गोलमोल जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें शादी का कोई दबाव महसूस नहीं होता। वे मानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। कुछ लोगों के लिए शादी जरूरी होती है, कुछ के लिए नहीं। करण ने यह भी माना कि उन्हें रिश्तों से डर लगता है, टूटने का डर, छोड़ दिए जाने का डर। यह डर कहीं न कहीं उनके अकेलेपन से जुड़ा हुआ है। बिना शादी के करण जौहर 2 बच्चों के पिता कैसे बने? इसका जवाब बिल्कुल साफ और रिकॉर्ड पर मौजूद है। साल 2017 में करण जौहर ने सरोगेसी के जरिए अपने 2 बच्चों यश और रूही का स्वागत किया। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। करण ने खुद मीडिया को बताया कि उन्होंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया। उन्होंने कहा कि वे पिता बनना चाहते थे, लेकिन शादी सिर्फ समाज के दबाव में नहीं करना चाहते थे। यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। सरोगेसी भारत में उस समय कानूनी थी और करण ने पूरी प्रक्रिया कानून के अंदर रहकर की। इसमें कोई काला सच नहीं, बल्कि एक मॉडर्न फैसला था, एक अकेले इंसान का माता पिता बनने का फैसला। लेकिन समाज अभी भी ऐसे फैसलों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। इसलिए सवाल उठे, बातें बनी और कहानियां गढ़ी गईं। करण ने कई इंटरव्यू में कहा है कि पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो खालीपन वे सालों से महसूस कर रहे थे, वह बच्चों ने भर दिया। वे अब काम से ज्यादा समय घर पर बिताना चाहते हैं। बच्चों के स्कूल, उनकी छोटी छोटी बातों में करण को वो खुशी मिली जो शायद बड़े अवार्ड्स भी नहीं दे पाए। यहीं से करण जौहर की छवि 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वह ताकतवर प्रोड्यूसर जिस पर नेपोटिज्म और पावर का आरोप लगता है, दूसरी तरफ एक अकेला इंसान जिसने समाज के तय नियमों से अलग जाकर अपनी खुशी चुनी। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। करण जौहर को लेकर सबसे ज्यादा जो सवाल लोगों के मन में रहा है वो है उनका जेंडर। इसकी वजह कोई एक घटना नहीं, बल्कि उनका बोलने का तरीका, उनका फैशन और उनका खुलकर इमोशनल होना रहा है। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में बॉलीवुड बहुत कंजर्वेटिव था। उस दौर में अगर कोई आदमी थोड़ा अलग दिखता या बोलता था तो उस पर सवाल उठना आम बात थी। खुद करण जौहर ने कई इंटरव्यू में साफ कहा है कि उन्होंने कभी अपनी सेक्सुअलिटी को लेबल नहीं किया। उन्होंने ये भी माना कि लोग जो भी सोचें उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान काम और बच्चों पर है, न कि लोगों को सफाई देने पर। यानी सच्चाई ये है कि करण ने कभी जेंडर चेंज या ऐसी किसी समस्या की बात नहीं की। आज करण जौहर सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक सिंगल फादर, प्रोड्यूसर और टीवी पर्सनैलिटी हैं। कोई उन्हें विलेन मानता है, कोई मास्टरमाइंड, तो कोई बस एक अलग इंसान। सच शायद इन सब के बीच कहीं है। ये कहानी किसी को जज करने की नहीं, बल्कि समझने की है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी सच और सवालों को समझ सकें। ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।